बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। इसमें हम चैप्टर 3 से फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि मैट्रिसेस पर है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का इंशाल्लाह कंप्लीट सोल्यूशन पेश करेंगे। इसके अलावा बेटा 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो डेफिनेशन ज़रूरी हैं, पहले वो डेफिनेशन समझाई जाएंगी, फिर एक्सरसाइज को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में बेटा 3.1 एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस को समझना लाजिम है, जैसे व्हाट इज मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है बेटा? अगर हम रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स को किस फॉर्म में लिख दें, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिख दें या जिसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और इसका नाम किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दें, तो इस तरह की फॉर्म में लिखे गए नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर एरे इन शेप वेयर एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने एलिमेंट्स को किसमें लिख दिया बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है स्पेसिफिक इसका? ये वाली जो लाइंस है ना बेटा, इनको रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज। और ये जो लाइंस हैं जो हमने वर्टिकल वे में लिखी हुई हैं ऊपर से नीचे, इनको क्या कहते हैं बेटा? कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक बी मैट्रिक्स लिखूं 1 2 3 4, तो इसमें रो कितनी है बेटा? ये कहलाएगी रो नंबर 1 और ये कहलाएगी रो नंबर 2। रो नंबर 1 से मुराद ये पूरी और रो 2 से मुराद ये वाला पूरा। ठीक है। इसी तरह अगर एक सी मैट्रिक्स लिखूं यहां पर -1 3 4 7 0 8, अब इसके अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है बेटा? ये कॉलम नंबर 1 हो गया और ये कॉलम नंबर 2 हो गया आपके पास। अब कॉलम नंबर 1 के पूरा का पूरा है और कॉलम नंबर 2 ये पूरी की पूरी लाइन है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको क्या कहते हैं बेटा? कॉलम। जो वर्टिकल लाइंस लिखी हुई हैं इनको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और जो हॉरिजेंटल रोज हैं आपकी लेटे हुए रुख में, हॉरिजेंटल रोज, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? रोज कहते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉलम और रोज की पहचान होनी चाहिए। इसकी बुनियाद पर आप ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम लिखने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए हमें पहले नंबर ऑफ रोज और कॉलम की पहचान होना लाजिम था। फॉर एग्जांपल आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर 3 मैट्रिसेस लिखी हुई हैं, ए बी और सी। अगर हम ऑर्डर ऑफ ए लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो देखिए इसकी रोज कितनी है बेटा? 2, और इसके कॉलम कितने? C1 C2 C3, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, 2/3। इसी तरह अगर आपको ऑर्डर ऑफ बी लिखना पड़ जाए, बी मैट्रिक्स भी आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है। देखें कितनी रोज है? 2 रोज है और कॉलम कितने बेटा? C1 और C2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 क्रॉस 2, या आप इसे लिखेंगे 2/2, जो मेथड आपको इजी लगे। इसी तरह जो सी मैट्रिक्स यहां पर लिखी हुई है, ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा बेटा? कितनी रोज है? ये रो 1, ये रो 2 और ये वाली रो नंबर 3। तो इसका ऑर्डर बन गया आपके पास 3/, कॉलम कितने हैं बेटा? 2 है, तो 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। ठीक है। तो 2 डेफिनेशंस हमने यहां से क्लियर की। पहला, मैट्रिक्स क्या होता है? अगर नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाए और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट साथ लगा दी जाए और उसका नाम हम किसी कैपिटल लेटर से रख दें, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको क्या कहते हैं? रोज। और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको क्या कहते हैं? कॉलम। वर्टिकल लाइन से मेरी मुराद है ऊपर से नीचे के सिम, और हॉरिजेंटल रो से मुराद है मेरी ये वाली लाइंस। ठीक है। यहां पर इसी तरीके से 3 रोज बन गई, 2 कॉलम बन गए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आप रोज की तादाद लिखते हैं, क्रॉस कॉलम की तादाद लिखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 3 या 2/3, ऑर्डर ऑफ ए।
क्योंकि इसमें 2 रोज थी बेटा और कितने कॉलम थे? 3। ऑर्डर ऑफ बी 2/2 आ गया और ऑर्डर ऑफ सी क्या आ गया? 3/2, क्योंकि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास बेटा डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। अब 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं? तो आप लिखेंगे ए मैट्रिक्स बराबर होती है बी के इफ पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या पूरी होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो किसके? ऑर्डर ऑफ बी के। ऑर्डर ऑफ बी के ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो। सेकंड, दूसरी शर्त क्या पूरी होनी चाहिए बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम या इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी ए मैट्रिक्स है 2, 3, 1 और 7। इसी तरह आपकी बी मैट्रिक्स है बेटा 2, 4, -1, 1 और 6 + 1। अब आप देखें पहली शर्त क्या थी? ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ ए आपके पास यहां पर क्या है? ऑर्डर ऑफ ए आपके पास बन गया बेटा, कितनी रोज है? 2 रोज हैं, ठीक है। तो यहां लिखा 2 बाय, कॉलम कितने हैं बेटा? 2 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ ए हो गया 2/2। यहां पर हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी, इसकी रोज कितनी है बेटा? 1 और 1 2, और कॉलम भी कितने हैं? 2, तो इसका भी ऑर्डर हो गया बेटा 2/2, ठीक है। अब सेकंड शर्त क्या थी? सेकंड शर्त ये थी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। इसकी पहली एंट्री क्या है बेटा? 2, और इसकी पहली एंट्री क्या है? 2, ये तो सेम हो गई। इसकी सेकंड एंट्री क्या है? 1, और इधर सेकंड एंट्री क्या है? 1, सेम हो गई। इसकी थर्ड एंट्री क्या है बेटा? 3, और इसकी है 4 - 1, तो 4 - 1 भी 3 होती है, ये भी ओके हो गया। यहां पे क्या है? 7, और इधर क्या है? 6 + 1 7, ये भी सेम हो गया। तो इसका मतलब एंट्रीज आर सेम। एंट्रीज आर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बिल्कुल बराबर है। सो ए इज इक्वल टू बी, तो लिहाजा ए और बी मैट्रिक्स दोनों बराबर है। इन डेफिनेशंस की बुनियाद पर अब हम सॉल्व करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.1 को। अब बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वो कहता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। आपने इन मैट्रिसेस जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, रोज की तादाद बतानी है और कॉलम्स की तादाद बतानी है। अब देखिए बेटा, आप ए मैट्रिक्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया निशानी लगाएं, ये क्या हो गई? रो 1, और ये क्या हो गई? रो नंबर 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी बेटा? 2 आ गई यहां पर। कॉलम्स में ये क्या हो गया? कॉलम नंबर 1, और ये क्या हो गया? कॉलम नंबर 2। तो यहां पे भी कॉलम्स की तादाद क्या आ गई बेटा? 2 आ गई। अब बी मैट्रिक्स में देखें रोज कितनी है? ये R1, ये वाली R2, और ये वाली रो क्या आ गई? R3। तो रोज की तादाद कितनी आ गई बेटा? 3। और कॉलम्स की तादाद यहां पर देखें, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो यहां पर क्या आ गया? 1। इसी तरह यहां पर रोज की तादाद कितनी है बेटा? सिर्फ एक है, R1। तो यहां पर क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। कॉलम की तादाद बेटा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। तो कॉलम की तादाद कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई आपके पास। इसी तरीके से डी में ये रो 1, ये रो 2, और ये वाली रो 3 आ गई। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3D में। कॉलम में ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, और ये कॉलम नंबर क्या आ गया आपके पास? 3। तो कॉलम्स की तादाद भी कितनी आ गई बेटा? 3। ई मैट्रिक्स में ये वाली आपकी रो 1 हो गई, और ये वाली आपकी रो नंबर 2 हो गई। तो रोज की तादाद कितनी बन गई बेटा? 2। और कॉलम में ये कॉलम 1, ये कॉलम नंबर 2, और ये कॉलम नंबर 3। तो कॉलम्स कितने हो गए बेटा? 3 कॉलम्स हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्लैरिफाई करने के किस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब 3.1 के बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है आपको कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालें। क्या निकालें बेटा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पता होने चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो अब ए मैट्रिक्स में कितनी रोज है बेटा, ये पहली और ये दूसरी, तो आप यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई 2। नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है, सिर्फ एक, आपने यहां लिख दिया 1। अब ऑर्डर ऑफ ए आपके पास क्या बना बेटा, ऑर्डर ऑफ ए आपके पास बना 2/1, 2/1। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसी तरह बी मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक, तो आपने यहां पर लिख दिया नंबर ऑफ रोज क्या है 1। नंबर ऑफ कॉलम एक ये और एक ये, कितने हो गए 2, यहां लिख दिया आपने 2। तो ऑर्डर ऑफ बी आपके पास क्या बनेगा 1/2, तो आपने लिखा 1/2, ठीक है जी, ये बी का हो गया। अब सी में नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, एक ये और एक ये, 2 रोज आ गई। और कॉलम कितने, एक ये कॉलम है आपके पास और एक कॉलम ये है आपके पास, कॉलम भी कितने आ गए 2। ऑर्डर ऑफ सी आपके पास हो गया बेटा 2/2। इसी तरह चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। उधर उसने कहा है आपको डी मैट्रिक्स ये है, इसकी नंबर ऑफ रोज देखें कितनी है, एक ये आ गई और एक ये आ गई 2, तो आपने लिखा नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। कॉलम बेटा एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, तो कॉलम कितने हो गए 3। ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा डी का 2/3, 2/3 बन जाएगा। इसी तरीके से ई में नंबर ऑफ रोज एक ये रो, दूसरी रो, 3 रो, तो रोज कितनी होगी बेटा 3। और कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो कॉलम हो गए बेटा 2। आपका ऑर्डर ऑफ ई क्या बन गया 3/2, 3/2, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एफ मैट्रिक्स जो है रो कितनी है, सिर्फ एक, तो आपने लिखा 1। कॉलम कितना है, सिर्फ एक, आपने कॉलम में भी लिखा 1। और ऑर्डर ऑफ एफ फिर आपके पास क्या बन जाएगा 1/1, 1/1। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली रोज और कॉलम की इमदाद से ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करके बतानी है कि कितना ऑर्डर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझते जाएं। 3.1 के बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। 6 मैट्रिसेस उसने आपको दे दी हैं और आपने सब में बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स किसके बराबर है। अब देखिए इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन अभी मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में पढ़ाई है कि सबसे पहली शर्त है कि उनका ऑर्डर सेम हो। तो आप इन तमाम मैट्रिसेस के नीचे इनका पहले ऑर्डर लिख लें। ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा बेटा, कितनी रोज है 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो आप लिखेंगे 2/2, 2/2। इसी तरह डी नीचे लिखी हुई है, ऑर्डर ऑफ डी लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ डी क्या आएगा बेटे आपके पास, एक रो दूसरी रो, कितनी रोज होगी 2 और कॉलम सिर्फ एक ही है, तो ये हो गया 2/1। ऑर्डर ऑफ डी क्या हो गया 2/1। अच्छा यहां कॉमा लगा लेते हैं। अब ऑर्डर ऑफ बी लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ बी, बी का ऑर्डर देखें बेटा कितनी रोज है 2 रोज है, तो हमने 2 रोज लिखी, बाय कॉलम कितना है सिर्फ एक ही है, 2/1 हो गया। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ सी, सी में एक रो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो क्या आ गया 3। और कॉलम में बेटा एक कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये, तो ये हो गया 3/2, 3/2। फिर क्या रह गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ई निकालना। ऑर्डर ऑफ ई निकालते हैं। ई में बेटा एक रो ये, दूसरी रो, तीसरी रो, कितनी रोज आ गई 3 बाय कॉलम कितने, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 3/2 आ गया। ऑर्डर ऑफ एफ कैलकुलेट करते हैं बेटा। ऑर्डर ऑफ एफ, रोज में एक और एक 2, कितनी रोज हैं 2 बाय कॉलम कितने 1 और 1 2, 2/2। अब बेटा आपने करना क्या है, जिनका ऑर्डर आया सेम, पहले आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ऑर्डर ऑफ ए 2/2 है, ऑर्डर ऑफ एफ 2/2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब इसके एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। यहां क्या है बेटा 0, इधर क्या है 3 - 3 0, ओके हो गया। यहां क्या है 3, इधर क्या है 3, इधर 4 है, इधर 3 + 1 4, इधर 1 है और इधर क्या है 1, इसका मतलब एलिमेंट्स भी सेम है। दूसरी शर्त भी ठीक होगी, तो आप लिखेंगे सो
ए इज इक्वल टू एफ, पहला रिजल्ट आ गया आपका कि ए मैट्रिक्स एफ मैट्रिक्स के क्या है, बराबर है। ए और एफ मैट्रिक्स बराबर है। अब चलते हैं, ये तो सॉल्व हो गई, एफ भी सॉल्व हो गई, ए भी सॉल्व हो गई, इसको छोड़ दें। आगे चलें, बी का ऑर्डर क्या है बेटा, 2/1। और किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है, डी का। अब बी और डी को कंपेयर करते हैं। यहां पर क्या है बेटा 9, और इधर क्या है 5 + 4, ये भी क्या 9 है। इधर है -7, इधर है -8 + 1, ये भी क्या बनेगा -7। ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है, तो हम लिखेंगे कि बी मैट्रिक्स बराबर है किसके, डी मैट्रिक्स के। ओके हो गया। इसके बाद तीसरा केस, बी भी सॉल्व हो गई, डी भी सॉल्व हो गई। सी में ऑर्डर क्या है बेटा 3/2, 3/2। इसी तरीके से ई मैट्रिक्स में भी ऑर्डर आपके पास क्या है 3/2, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देख लेना है। 2 × 3 आपके पास 6 है, 2 × 2 4 है, 4 + 4 8 है, इसी तरह 2 - 1 1 है, 4 - 2 2 है, और 3 + 0 क्या है 3। तो इन दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, लिहाजा सी किसके बराबर आ गई आपके पास, ई के बराबर आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपने इक्वल मैट्रिसेस को सॉल्व करना है कि सबसे पहली चीज उनका ऑर्डर सेम हो, सेकंड चीज उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। ये दोनों चीजें सेम होंगी तो इसका मतलब वो दोनों मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी, इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। अब 3.1 एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो मैट्रिसेस दी गई हैं और दोनों के दरमियान इज इक्वल टू लगा दिया गया है। इसका मतलब है दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, और कहता है ए बी सी और डी की आप क्या निकालें, वैल्यू। तो आप पहले एक लाइन लिखेंगे बेटा, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, लिहाजा इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आएंगे बेटा, बराबर आएंगे। अब इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं चूंकि, तो लिहाजा वो क्या हो जाएगा, a + 2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। आप इसको इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, क्योंकि इस एंट्री के अपोजिट क्या आ रही है, ये। इसी तरह b - 1 किसके बराबर आ जाएगा बेटे, 6 के बराबर आ जाएगा। इसको आप एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फिर c - 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 8। तो c - 3 आपके पास किसके बराबर आ गया, 8 के। इसको आप 3 कह लें। और d + 4 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, 4 के। तो आप लिखें d + 4 = 4। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे, a b और c की क्या निकालेंगे, d की वैल्यूज। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 वी हैव, आपने लिखना है फ्रॉम 1 वी हैव a + 2 किसके बराबर है बेटा, 5 के बराबर। तो लिहाजा यहां से a किसके बराबर आ जाएगा, 5 - 2। 5 - 2 क्या होता है आपके पास, 3। तो पहली वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो गई, a आ गया आपके पास 3। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम 2 वी हैव। दूसरी इक्वेशन आपको क्या दे रही है, वैल्यूज b - 1 = 6, b - 1 = 6। यहां से b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 + 1। तो 6 + 1 आपके पास क्या होता है, 7। तो ये b भी कैलकुलेट हो गया आपके पास। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन क्या है, c - 3 = 8। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 3 वी हैव c - 3 = 8। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 8 - 3 उधर जाके शिफ्ट होगा, +3 हो जाएगा, ये 11 आ गई आपके पास। c भी कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से आप d कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रॉम 4 वी हैव d + 4 = 4। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला +4 उधर जाके -4 हो जाएगा। 4 - 4 आपके पास क्या आ गया बेटे, 0 आ गया। तो ये d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। तो लिहाजा ये चार वैल्यूज आपने कैलकुलेट करके देनी थी। a = 3, b 7 आ गया, c 11 आ गया, और d क्या आ गया आपके पास, 0। ठीक है, एंड में आप समरी रिजल्ट में अगर दोबारा से इनको एक बार लिखना चाहें तो लिखते, वरना इतना काफी है। अब बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास
कहता है ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। इसका पहला एलिमेंट 2x + 1 है, उसका 9, इसका दूसरा एलिमेंट 7, उसका भी 7, थर्ड एलिमेंट 4, उसका 4, और यहाँ 5 और इधर क्या है y। कहता है x और y की आप क्या करें, वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आप पहले बेटा लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में होता क्या है बेटा, इनका ऑर्डर भी सेम होता है अगर दो मैट्रिसेस बराबर हो, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। लिहाजा जहां जहां x और y आ रहा है उन एंट्रीज को हम नोट कर लेंगे। 2x + y किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर, तो हम उसे ले लेंगे इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से y कहां पर आ रहा है, y आ रहा है इधर, तो इधर चौथे एलिमेंट पे क्या है 5, तो y को ले लेंगे बेटा y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। यहां से 2x किसके बराबर रह जाएगा, ये जो +1 है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 - 1, और 9 - 1 किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये किसकी वैल्यू है 2x की, x के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर दें 2 4 = 8, तो x की वैल्यू क्या बच गई 4, और y में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, y की वैल्यू तो पहले ही कंपेयर करके आ गई है, तो एंड में आप रिजल्ट लिख देंगे, सो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। इस तरीके से दोनों मैट्रिसेस की, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए हमने x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया बेटे। एक्सरसाइज 3.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, a + b 2d - 1 3b + 2 और 4 किस मैट्रिक्स के बराबर है, 10 5 11 और c। तो आपने a b c और d की क्या निकालनी है वैल्यू। आप लिखेंगे बेटा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, के इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन का सहारा लेते हुए, उसे इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर रहे हैं कंपेयर। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को जब कंपेयर किया तो a + b किसके बराबर आ गया बेटे 10 के बराबर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह 3b + 2 ये किसके बराबर आ गया आपके पास 11 के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपके पास। 2d - 1, तो 2d - 1 आपके पास आ गया बेटे 5 के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और इसी तरीके से 4 इज इक्वल टू c, तो हम उसे c इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ये चारों इक्वेशंस आपने इस तरीके से पहले तरतीब दे लेनी है। सबसे पहले तो बेटा ये देखें c इज इक्वल टू 4, ये तो पहले से हल शुदा है, c की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको निकाल के दी हुई है, समझे। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने वो इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो इक्वेशन 2 में भी एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, 3 में भी, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं पहले, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 3b + 2 किसके बराबर है बेटा 11 के, तो यहां से 3b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये 2 जो है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -11 - 2 इज इक्वल टू 9। अब 3 जो है b के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो 9 / 3 हो जाएगा, तो ये आ गया b इज इक्वल टू 3 3 = 9। b की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई बेटा, क्या आ गई 3। दो वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, एक c की और एक b की। अब चलते हैं बाकी इक्वेशंस की तरफ, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमारे पास क्या है a + b किसके बराबर है 10 के बराबर। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रिप्लेस कर देंगे। a + b की वैल्यू क्या आई थी 3 इज इक्वल टू 10, कहां से उठानी है बेटा यहां से आपने, तो a आपके पास क्या रह जाएगा 10 - 3 जो कि किसके बराबर आ जाएगा 7 के, तो ये किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से लास्ट वैल्यू जो आपके पास रहेगी वो है d। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव 2d - 1 इज इक्वल टू 5, तो 2d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 6, 2d बराबर हो गया 6 के, तो d किसके बराबर आएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 / 2 क्या आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो चारों वैल्यूज बेटा कैलकुलेट हो गई, a7 b3 c4 और d3 आ गया आपके पास।
तो इसको आप मेंशन कर देंगे एंड में, अगर रिजल्ट में इकट्ठा करके लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज यहां तक ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बेटे। अब आपके पास बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें दो मैट्रिसेस दिए हैं इक्वल और कहा है पी और क्यू की वैल्यू निकालें। तो आप बेटा सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस में बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होती हैं, लिहाजा P प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और P माइनस 2Q किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 0 के बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। देखिए ये है चौथे नंबर पे, इधर 0 है, ये पहले नंबर पे है P प्लस क्यू, इधर क्या है 6 है आपके पास, आगे दोनों बराबर। अब क्या करना है बेटे, आपने किसी एक में से वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, या दूसरा मेथड कि आप कोफिशिएंट बराबर कर लें। अब यहां पर कोफिशिएंट पहले ही बराबर है, पहले ही बराबर है, P का कोफिशिएंट इधर भी 1 है और बेटा P का कोफिशिएंट इधर भी 1 है। तो आप करेंगे क्या, आप लिखें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप क्या कर दें, माइनस। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर साइन तब्दील करेंगे, प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस P है और ये माइनस P, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये प्लस Q है, ये 2Q है, क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 3Q, और 6 प्लस 0 क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो Q की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। Q इज इक्वल टू 3 2 6, तो आपकी वैल्यू बेटा आ गई Q की 2। इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखें पुट Q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, फॉर एग्जांपल 1 में कर लेते हैं। P प्लस Q आपके पास है बेटा 6, तो P प्लस Q की जगह क्या पुट किया 2 इज इक्वल टू 6, P की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या होती है बेटा 4, तो P की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। एंड में आप रिजल्ट को सम अप कर दें, सो P इज इक्वल टू 4, Q इज इक्वल टू 2, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 3.1 थी जिसका हमने सोल्यूशन अभी किया सारा। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे आपकी क्यूरी को क्लियर कर देंगे।